हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही और आज हम 12 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस न्यूज़ को प्रीलिम्स और मेंस में यूज़ कर पाएंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। 10 आर्म्ड मिलिटेंट्स किल्ड बाय सीआरपीएफ इन मणिपुर क्लैश। बहुत टाइम से, पिछले 2-3 साल से मणिपुर में एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी रिवाइव हो चुकी है। एक्चुअली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, स्पेशली जो मणिपुर वाला रीजन है, वहाँ पे बहुत टाइम से इंसर्जेंसी चल रही थी। बट बीच में बहुत सारी पीस टॉक्स होती है जिसके कारण बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो इंसर्जेंसी को स्टॉल कर देते हैं, रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए। बट लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर जो एथनिक क्लैशेस मणिपुर में वापस चालू हुए हैं, जो कि मेइती पीपल एंड कुकी जो ट्राइब्स हैं, इनके बीच में जो एथनिक क्लैशेस चालू होते हैं, इनके कारण जो इंसर्जेंसी है वो थोड़ी सी और रिवाइव हो जाती है। एक्चुअली मैटर ये था कि मेती कम्युनिटी के पास अभी कोई शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस नहीं है, लेकिन जो बाकी ट्राइबल ग्रुप्स हैं मणिपुर में, उनके पास वो एसटी स्टेटस है। तो गवर्नमेंट ने और फिर हाई कोर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर ये कहा है कि मेती ट्राइब को भी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। और इसकी के दौरान जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोटेस्ट करती है और धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट है ये राइट में कन्वर्ट होता है और फिर ये एक वायलेंट राइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें दोनों ही साइड से बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं। इसी दौरान जो बहुत पुरानी इंसर्जेंसी थी, उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो कि मणिपुर की इंडिपेंडेंस चाहते थे इंडिया से, वो इंसर्जेंसी भी रिवाइव हो जाती है कुछ हद तक। एंड अभी रिसेंटली ये हुआ है दैट 10 आर्म्ड एक्सट्रीमिस्ट्स वर एक्चुअली किल्ड। जो सीआरपीएफ है, उनकी पोस्ट पे अटैक हुआ था, उसकी रिटेलिएशन में जो असम राइफल्स हैं वो वहाँ पे गए। उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट या फिर कुछ इंसर्जेंट्स हो सकते हैं, एंड वहाँ पे जाके उन्होंने अटैक किया था। इस पर्टिकुलर न्यूज़ में से हमें 2-3 चीज़ें समझनी है। एक तो ये इसका बैकग्राउंड क्या था, जो मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया है। उसके अलावा न्यूज़ में कुछ चीज़ें मैंशन होती है या कुछ लोकेशंस मैंशन होती है, वो बन जाती है प्लेसेस इन न्यूज़। तो कोई भी प्लेस इन न्यूज़ है तो उस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी मेंशन है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि असम राइफल्स ने रिटेलिएट करा। तो ये असम राइफल्स है क्या? देखो, जो इंडिया है उसके अंदर जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है वो 2 टाइप से मैनेज्ड है, और प्लीज़ इसको ढंग से आपको ध्यान रखना है। एक है सिविलियन सिस्टम और दूसरा है मिलिट्री या फिर आर्मी बेस्ड सिस्टम। जो इंडिया की पूरी बॉर्डर्स हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो इंडिया की बॉर्डर्स हैं या एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसकी देखभाल कौन करता है? मिलिट्री। लेकिन जो इंडिया के अंदर वाला रीजन है, जिसको हम कहेंगे इंटरनल सिक्योरिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस के पास, और पुलिस हर स्टेट के अंदर होती है। ठीक है, तो पुलिस ही जो है वो इंडिया के अंदर ट्रबल्स को संभालती है, और इंडिया की बॉर्डर्स के अराउंड जो ट्रबल्स को संभालती है वो होती है मिलिट्री। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब इंडिया के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें मिलिट्री लेवल इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, तो क्या हम मिलिट्री को ही यहाँ पे लगा देंगे? सी, कुछ केसेस में ऐसा करते हैं, बट ये सोचा गया कि मिलिट्री तो इंडिया की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो हर केस में जहाँ पे पुलिस से कोई चीज़ डील नहीं हो रही, तो क्या हम हर बार मिलिट्री को ही बुलाते रहेंगे? इससे बेटर है कि इन दोनों के मिडिल में कोई एक ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो इन दोनों का काम कर सके, और उन्हीं को बोला गया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ये सिर्फ नॉर्मल पुलिस फोर्स नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि पुलिस होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हीं के अंदर आता है पुलिस का पूरा सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे है सेंट्रल पुलिस फोर्स। तो जब नॉर्मल जो स्टेट पुलिस है उससे काम नहीं हो पा रहा है या उससे कोई वायलेंस मैनेज नहीं हो पा रहा है, तब वहाँ पे, और वो मान लेते हैं वो वायलेंस इतना बड़ा भी नहीं है कि आर्मी की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, इतना बड़ा नहीं है कि आर्मी की ज़रूरत पड़ जाए, और नॉर्मल जो पुलिस है उससे वो डील नहीं हो रहा। तो इस केस में एक मिडिल बॉडी आती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस फोर्सेस होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इन्हीं को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी कहा जाता है। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसका ये जो पूरा ज्यूरिसडिक्शन है ओवरऑल, ज़्यादातर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर होता है।
तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है मैंने, ये स्टैटिक का पोर्शन है, लेकिन क्योंकि असम राइफल्स न्यूज़ में आ गई है तो इट इज़ पॉसिबल ऐसे भी कुछ न्यूज़ बन जाए। तो ये जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, ये 7 तरह की है, ये 7 टाइप्स की है, जिसमें से एक असम राइफल्स भी आती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एंड ये पुलिस की भी हेल्प करती है और ये कभी कभी आर्मी की भी हेल्प करती है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो असम राइफल्स हैं वो इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है वहाँ पर स्टेशनड है और आर्मी के साथ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। तो असम राइफल्स खुद में 1835 में ही बन गई थी, लेकिन ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के बाद इसका जो नेचर है वो थोड़ा सा बदल जाता है। एंड इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला था कि इसको आईटीबीपी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। आईटीबीपी क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुलेट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो अभी ये जो इंडो चाइना बॉर्डर है वहाँ पर स्टेशन है। ये 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है असम राइफल्स के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ में आ गई है इसलिए, और इस पे प्रीलिम्स पे किसी भी तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो हमने इस न्यूज़ को मल्टीपल डायमेंशन से कवर कर लिया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि मणिपुर यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आपको और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत टाइम से, पिछले 2-3 साल से तो बहुत ही ज़्यादा इंसर्जेंसी का रिवाइवल हो चुका है, स्पेशली जो मणिपुर में इतने ज़्यादा एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं उसको देखकर। तो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इंडिया में जितनी भी सिटीज़ हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं ना, वो पूछ लेंगे कि आप इनको अरेंज करो। कैसे अरेंज करने के लिए बोलते हैं? वो बोलते हैं नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, या फिर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, या फिर डायरेक्शन उल्टा भी कर सकते हैं। वो कैसे भी कर सकते हैं, बट जोग्राफिकली आपको सिटीज़ को अरेंज करने के लिए दे देंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल वो बोलेंगे कि गैंगटॉक, देन गुवाहाटी, ईटानगर और कोहिमा, इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो। अगर आपने इस मैप को ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपको पता लगेगा कि गैंगटोक इन चारों में से सबसे वेस्ट में है और कोहिमा इन चारों में से सबसे ईस्ट में है, और बीच में आ जाती है गुवाहाटी और ईटानगर। तो अब आपको पता है कि ये कहाँ है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और फिर आप इनको ऑप्शंस ढूंढ के अरेंज करके लिख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ की जो आपस में लोकेशन है ना, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम की जो गैंगटोक है वो सबसे, मतलब जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वैसे तो 7 ही होते हैं, लेकिन अगर हम सिक्किम को भी काउंट करें तो हो जाते हैं 8। तो जो सिक्किम है और उसकी जो कैपिटल है गैंगटॉक, वो सबसे वेस्ट में है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर कोहिमा जो है, कोहिमा जो नागालैंड की कैपिटल है, वो सबसे ईस्ट में सिटी है। किसके कंपैरिजन में? बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल सिटी के कंपैरिजन में वो सबसे ईस्ट साइड में है, और गैंगटॉक सबसे वेस्ट साइड में है। फिर जो ईटानगर है, अब अरुणाचल प्रदेश देखो कितना नॉर्थ में है, तो ईटानगर भी सबसे नॉर्थ साइड में है सारी सिटीज से। एंड जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, वो सबसे साउथ में है। अब जो बाकी सिटीज़ बन गई बच गई, उनको आपको थोड़ा सा विजुअली याद रखना पड़ेगा। फिर ऐसे कैसे भी क्वेश्चन बन जाए आप बहुत इजीली उनको सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे ही होंगे। देन असम में यहाँ पे एक कचार एरिया मेंशन था कि कचार डिस्ट्रिक्ट के पास ये एक इंसिडेंट हुआ था। तो अब क्योंकि ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़ में हमेशा रहती हैं, तो असम क्योंकि बहुत ही सेंट्रल एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, तो उसकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि आप इनको भी अरेंज करो। देखो कचार यहाँ पे है, ये पूरा स्टेट मणिपुर का है और इसी के पास में कचार है। कचार के ऊपर है दीमा हसाओ, देन ऊपर है कार्बी आंगलोंग। इन सबकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बने हैं और इनके अरेंजमेंट पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो डिब्रूगढ़ है यहाँ पर, इसकी लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है। एंड मजूली, मजूली बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट है असम की, जो कि एक रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड एक ऐसा आइलैंड होता है जो कि नदी के अंदर होता है। यूजुअली आइलैंड क्या होता है, एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसके बीच में एक आइलैंड हो गया, तो वो एक आइलैंड हो जाता है। बट यहाँ पे एक नदी है, और ये नदी कौन सी है? ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी के बीच में एक बहुत लंबा सा आइलैंड है जिसका नाम मजूली है, और मजूली अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। क्लाइमेट चेंज। सो अभी क्या हो रहा है, सी हर साल नवंबर के अराउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है। ये कॉन्फ्रेंस होती है UNFCCC की। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का एक डिस्कशन होता है,
क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फिनोमेना है जिसके थ्रू हमारे जो लॉन्ग टर्म पैटर्न्स हैं टेम्परेचर के, वेदर के, वो सब बदल रहे हैं। चेंज मतलब वो बदल रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ पे पूरे विश्व में जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो वो ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। एंड ये कैसे रोके जाए और इसको कैसे एटलीस्ट स्लो करा जाए, इस क्लाइमेट चेंज को, इस ग्लोबल वार्मिंग को, इसी को लेकर बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं UNFCCC की कॉन्फ्रेंसेज में। और इन्हीं को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो हर साल एक कॉप होती है। फिलहाल जो कॉप हो रही है वो उसका 29th नंबर है, इसलिए उसको बोला गया है COP 29। और ये हो रही है अज़रबैजान, बाकू में। तो अज़रबैजान एक कंट्री है जो कि सेंट्रल एशिया में आती है। एंड ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंट्री है क्योंकि इसके राइट साइड में है कास्पियन सी। तो कास्पियन सी से लगती हुई ये एक कंट्री है और कंट्री की कैपिटल बाकू एक्चुअली कास्पियन सी से लगती है। तो ये कुछ डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे क्योंकि अब ये भी हो गई है प्लेस इन न्यूज़। ठीक है, अब चलते हैं ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है इसमें लिखा क्या है। इसमें ये लिखा है कि 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही है अभी क्लाइमेट चेंज के डिस्कशन के ऊपर। एंड टॉक्स जो है वो चालू हुई है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने बोला है दैट पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट्स गोल्स आर इन ग्रेट पैरल। सी, जो बाकू और अज़रबैजान में अभी ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रही है COP 29, ऐसे ही COP 21 हुई थी पेरिस के अंदर, जो हुई थी 2015 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये इसको इसी इसमें एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको कहते हैं पेरिस अग्रीमेंट या फिर पेरिस डील, और वही यहाँ पे लिखा है। एंड पेरिस क्लाइमेट डील बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें ये चीज़ें लिखी थी कि कैसे हमें फाइनेंस करना है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की टेक्नोलॉजीज़ को, और कैसे हमें हर कंट्री के इंडिविजुअल एम्स को लेके आगे चलना है। क्योंकि हर कंट्री कुछ ना कुछ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अनाउंस करती है। मतलब नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कि हर कंट्री कैसे और कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगी क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। जैसे बहुत ही बड़ी डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो पैसे दे के कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है। एक कंट्री है जो कि डेवलपिंग कंट्री है, उसके पास इतना पैसा तो नहीं है, तो वो क्या करेगी, अपनी कंट्री के अंदर जो कार्बन एमिशंस है उनको रोकेगी। तो मल्टीपल चीज़ों के थ्रू कौन सी कंट्री क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है क्लाइमेट चेंज को रोकने के इस एफर्ट के अंदर, वही नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते थे। सो ये 2015 का एक बहुत बड़ा एम था। अब यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जो पेरिस क्लाइमेट में अग्रीमेंट में जो गोल्स बनाए गए थे वो अभी अच्छे लेवल पे नहीं चल रहे। बहुत सारी कंट्रीज़ उन गोल्स को पूरे करने की लाइन में नहीं है। एंड ये जो पूरा पीरियड है 2015 से 2024 का, ऑलमोस्ट जो 10 साल यहाँ पे हो चुके हैं, ये अब तक का सबसे गर्म डेकेड था, मतलब वार्मेस्ट दशक था पिछले बहुत सारे सालों में। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट ये बड़ा किसके कंपैरिजन में है? जब मैंने बोला कि ये जो डेकेड है 2015 से 2024 का, ये अब तक का सबसे गर्म डेकेड है, तो ये हम इसका बेस ईयर क्या है, वो कौन सा एक पुराना डेकेड है जिससे हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली जब भी हम ये बात करते हैं कि जो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम बात करते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स की। प्री इंडस्ट्रियल लेवल क्या है? बेसिकली आज से 200-250 साल पहले, आज से 200-250 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू होता है। और जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू होता है, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को बर्न करा जाता है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम सालों में बहुत ही ज़्यादा कार्बन अपने डिफरेंट फॉर्म्स में, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स में कार्बन एटमॉस्फेयर में आ जाती है फॉसिल फ्यूल के जलाने के कारण। तो पिछले 200-250 साल में पिछले 200-250 साल पहले जो टेम्परेचर हुआ करता था, आज उससे कंपैरिजन में जो एवरेज टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और हमारा एम ये है कि जो टेम्परेचर उस टाइम था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो टेम्परेचर था, उससे जो अब टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो राइज होते होते 21वीं सदी के एंड तक, 21वीं सदी का एंड कब होगा? 2099 ईयर तक। तो 2099 ईयर तक हम ये जो राइज हो रहा है ना, अब क्योंकि राइज को एकदम से तो हम रोक नहीं सकते, बट इसको एटलीस्ट स्लो तो कर सकते हैं ना इस टेम्परेचर के राइज को। तो क्यों ना हम इस एवरेज अर्थ टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक ही रोक दें।
ठीक है, या फिर मैक्सिमम होए तो हम यही अलाउ करेंगे कि सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस तक ही वो रुक जाए। इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं कि ईयर 1800 में जो एवरेज टेम्परेचर था वर्ल्ड का वो था 16 डिग्री। ये था नहीं, बट मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया। तो अब मैंने क्या बोला है कि 2099 तक हमारा एम है कि जो 16 डिग्री से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो तो हो ही रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है और हमारे ह्यूमंस के कारण ही है। तो ये जो राइज हो रहा है टेम्परेचर का, ये कम से कम मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 17.5 तक ही रुक जाए। मतलब इसमें जो इंक्रीज है वो सिर्फ 1.5 डिग्रीज का हो, या फिर हम मैक्सिमम तो सिर्फ 18 डिग्री तक ही इसको जाने देंगे। मतलब सिर्फ 2 डिग्री तक का ही राइज हो, उससे बियॉन्ड ना हो। ये हमारा एम है। बट जो अभी क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें 2-3 चीज़ें और बोली गई है। जैसे यूएस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो रिपब्लिकन पार्टी है, जिनके रिप्रेजेंटेटिव हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एक बहुत बड़ी पॉलिसी है कि वो क्लाइमेट चेंज में बिलीव ही नहीं करते। दे डू नॉट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज। एंड इसके कारण बहुत बार वो थ्रेटन करते रहते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को इस पेरिस अग्रीमेंट से निकाल लेंगे, वापस आ जाएंगे। और फिर जो COP29 है या फ्यूचर में जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी क्लाइमेट चेंज की, उसमें वो पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे यूएस। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि देखो, जो मैंने आपको कहा ना अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कितना ज़्यादा कार्बन आज एनवायरनमेंट में आ चुका है। बट ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो कहाँ रहा था? ये हो रहा था डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या चल रहा था? ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तो कॉलोनाइजेशन था और बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनी हुई थी वो यूरोपियन पावर्स की। तो जो आज तक आप देखो, जो आज तक डेवलपमेंट हो चुकी है वो हुई है इन्हीं कंट्रीज के अंदर। और आज जो क्लाइमेट चेंज से हम डील कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, वो हुई भी इन कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से है। तो अब हमारी बारी है, अब डेवलपिंग कंट्रीज की बारी है ग्रो करने की, है ना। लेकिन सबको पता है कि जब जब ग्रोथ होती है तब तब फॉसिल फ्यूल को जलाना पड़ेगा, और जलाएंगे तो कार्बन और एमिट होगा। लेकिन क्या है, हमारे अभी प्रॉब्लम आ चुकी है ग्लोबल वार्मिंग की। तो डेवलप्ड कंट्रीज हमें बोल रही है कि देखो, हम समझते हैं कि तुम ग्रो करना चाहते हो, लेकिन प्लीज़ तुम जो कार्बन है ना उसको एमिट मत करो। कैसे भी कैसे करके ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी ग्रोथ के अंदर या तुम्हारी ग्रोथ के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे कार्बन एमिशन ना हो। बट द प्रॉब्लम इज कि ग्रोथ करने के लिए कार्बन एमिशन ज़रूरी होता है। तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो कि हम कार्बन एमिशन ना करें लेकिन हम ग्रोथ भी तो हमें करनी है, तो क्यों ना आप हमें दो चीज़ में से एक चीज़ दे दो। या तो आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दे दो, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी दे दो जिससे हम ग्रो भी करेंगे और फॉसिल फ्यूल बर्न भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे सपोज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। लेकिन अभी ये इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलती है कोल से, कोयले के जलने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब डेवलप्ड कंट्री बोलेगा देखो, कोयले को जलाओगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन निकलता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप हमें सोलर पैनल दे दो, ठीक है, हम सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। अब सोलर पैनल से कोई कार्बन एमिशन तो हो नहीं रहा डायरेक्टली। तो एक तो हो गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दूसरा होता है फाइनेंस। ये इंडिया का इस पे ज़्यादा एम है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम खुद ही हमारे ग्राउंड पर ही मैन्युफैक्चर करें। हम खुद ही चाहते हैं कि हम सोलर पैनल यहीं पे बनाएं, और हम पूरे जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उसको मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं। तो हम बोलते हैं कि आप हमें फंड दो, बिकॉज फंड की ज़रूरत हमें है। तो इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड देना उनको चाहिए और देना पड़ेगा। लेकिन अगर यूएस जैसी बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज निकल ही जाएंगी इस पेरिस अग्रीमेंट से, तो ये जो है ये अग्रीमेंट बहुत टाइम से हो रहा है, इसको वापस रिन्यू किया गया था पेरिस के अंदर 2015 में। और अगर यूएस जैसी कंट्रीज इस अग्रीमेंट से निकल जाएगी तो ये फंडिंग करेगा कौन? तो एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि एक्चुअली एक एडिटोरियल है, द LAC अग्रीमेंट, द डिटॉन्ट एंड द क्वेश्चंस। सो जो ऑथर है वो 2-3 चीज़ों को यहाँ पे एक्चुअली डिस्कस कर रही है, और एक तरह से उस पे अपना ओपिनियन रख रही है कि अभी एक्चुअली इस साल एक बहुत ही अच्छा अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच। ये 2-3 महीने से ये अग्रीमेंट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। पहले ये हुआ था इनफॉर्मली, फिर जब ब्रिक्स की समिट होती है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग वो मिलते हैं, तो उनके अंडर भी कुछ और अग्रीमेंट्स भी होते हैं। तो ओवरऑल जो निकल के आता है इन इंगेजमेंट्स के द्वारा इंडिया और चाइना के बीच में, वो ये है कि हम दोनों कंट्रीज़ ने अग्री कर लिया है
कि हम अब जो दो बहुत ही बड़े फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन और कुछ हद तक वायलेंस भी चल रहा था इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, वो दो जो बड़े फ्रिक्शन पॉइंट्स थे जिनको बोला जाएगा देप्सांग एंड देमचौक। ठीक है, देप्सांग एंड देमचौक में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा था दोनों सेना के सिपाहियों के बीच में। यहाँ पे हम करेंगे डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट करेंगे और ये दो तरह से डिसएंगेजमेंट होगा और ये दो तरह से हमें दिखेगा। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि जो दोनों सोल्जर्स हैं, इंडियंस एंड चाइनीज, ये दोनों जो सोल्जर्स हैं ये एक दूसरे की सीमा से दूर हटेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे की सीमा से थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएंगे। ये सीमा कौन सी है? ये सीमा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं एलएसी। एक्चुअली चाइना इंडिया की सीमा से दूर नहीं जा रहा, चाइना जा रहा है एलएसी से दूर, क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी चाइना के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो पूरा रीजन यहाँ पे मैंने मार्क करा है, ये अभी इसका नाम है अक्साई चिन और ये अभी चाइना के कंट्रोल के अंदर है। इवन दो ये इंडिया का पोर्शन है लद्दाख का, बट ये चाइना के कंट्रोल के अंदर अभी है। तो जो अभी ग्राउंड रियलिटी में जो पोर्शन अभी चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है इंडिया का, और जो बाकी इंडिया है, इसको जो लाइन सेपरेट करती है इसको कहते हैं हम एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे हो गया देप्सांग प्लेन, यहाँ पे नीचे के साइड हो गया देमचौक। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अब ये हो गई प्लेस इन न्यूज़, तो इस पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। एनीवे, अग्रीमेंट ये था कि ये दोनों थोड़े पीछे जाएंगे और एक और इसमें बात की गई थी कि यहाँ पे दोनों सैनिक, मतलब दोनों सेनाओं के जो सैनिक हैं वो डिफरेंट टाइम पे पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब दोनों पीछे तो हट गए, लेकिन इंडियन सैनिक्स, इंडियन सोल्जर जो हैं, क्या वो 100% ट्रस्ट कर लेंगे चाइनीज सोल्जर पे? नहीं। तो इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे पेट्रोल करने आएंगे, देखने आएंगे कि कहीं कुछ चाइना ने बॉर्डर को क्रॉस थोड़ी कर लिया है क्या। फिर कुछ टाइम बाद चाइनीज सोल्जर्स आएंगे। तो ऐसे कुछ अग्रीमेंट्स हुए थे कि पेट्रोलिंग को थोड़ा कोऑर्डिनेट करा जाएगा और डिसएंगेज हो जाएगा यहाँ पे। बट जो ऑथर है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इसकी जो टर्म्स है ना डिसएंगेजमेंट की, ये क्लियर नहीं है एंड चाइना की जो इंटेंशन है उस पर ईजिली ट्रस्ट नहीं करा जा सकता। तो अब पढ़ते हैं इसको भी। मैंने आपको बैकग्राउंड तो ढंग से समझा दिया है और जिस्ट भी दे दी है इस एडिटोरियल की। अब दो तीन डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, उनको भी देख लेते हैं। तो 2 वीक्स हो चुके हैं जब इंडिया चाइना का जो तितौंत है, इसका बेसिकली मतलब होता है कि एक सेटलमेंट, एक पीस की तरफ एक स्टेप लेना। तो और ब्रिक्स की समिट के दौरान ये हुआ था जब पीएम मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिले थे। और ये जो ब्रिक्स की समिट हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ये 16th समिट थी और ये हुई थी कजान के अंदर। कजान कहाँ है? कजान है रशिया में। ठीक है, 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट से ये इंडिकेट हुआ दैट दोनों साइड्स अपने पिछले 4 साल से जो बहुत ज़्यादा बिटरनेस थी, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की टेंशन्स थी, उनको भुलाने के लिए थोड़ा सा रेडी है। एंड डिसएंगेजमेंट करने का जो काम है वो देप्सांग और देमचौक में चालू हो चुका है। ये दोनों लोकेशन अभी अभी मैंने आपको मैप पर दिखाई। गवर्नमेंट हैज़, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने कोई डिटेल नहीं दी कि जो पेट्रोलिंग अग्रीमेंट हुआ है ये किस टाइप का है। तो ये जो अग्रीमेंट हुआ है ना, इसकी जो एक्चुअल डिटेल्स है ग्राउंड की, वो अब तक पब्लिक नहीं हुई है। एंड हाउ डज इंडिया अवॉइड इट्स फेट? और ठीक यहीं पे जो ऑथर है वो एक और चीज़ कह रही है कि चाइना ने पहले भी एक अग्रीमेंट करा था। ठीक, हमने 2017 में भी अग्रीमेंट करा था जिसको हमने कहा था डोकलाम अग्रीमेंट। अभी डोकलाम अग्रीमेंट क्या है? देखो, डोकलाम एक ऐसी जगह है जो कि ट्राई जंक्शन पे है। ट्राई मतलब 3, जंक्शन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आके मिलती हैं। तो ट्राई जंक्शन क्या है? ये सिक्किम है जो कि इंडिया का रीजन है, यहाँ पे है भूटान, और ये जो बीच में आपको रीजन दिख रहा है ये पूरा यहाँ से बेसिकली चाइना चालू हो जाता है, ऊपर की साइड पूरा चाइना ही है। तो ये जो रीजन है ना पर्टिकुलरली, ये ट्राई जंक्शन है और यहीं पे लोकेटेड है डोकलाम। ठीक है, यहीं पे है डोकलाम। इवन तो डोकलाम थोड़ा सा भूटान का इशू है, फिर भी इंडिया यहाँ पे एक्टिव था इस इशू के अंदर, बिकॉज चाइना क्लेम करता है डोकलाम उसका पार्ट है, भूटान बोलता है कि नहीं ये जो डोकलाम है ये तो भूटान का ही पार्ट है। इंडिया भी भूटान को सपोर्ट करने आया था कि जो डोकलाम है वो भूटान का ही पार्ट है। तो यहाँ पे कुछ टेंशन्स बढ़ गई थी और यहीं पे फिर एक डोकलाम अग्रीमेंट भी साइन करा था 2017 में इन टेंशन्स को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमने देखा कि डोकलाम अग्रीमेंट के बाद भी जो चाइना है वो ये जो रीजन है डोकलाम के पास, यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेज़ी से बनाने लग गया। अब बॉर्डर इलाके में कोई इतनी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, इसका मतलब ये है कि वो वॉर के लिए रेडी है।
अब इसका मतलब ये नहीं कि वॉर लॉन्च करने वाला है, इसका मतलब ये है कि वो वॉर एंटिसिपेट करता है और वो वॉर अगर हो जाए तो उसके लिए रेडी है। तो ये एक अच्छी बात नहीं होती जब आपने अग्रीमेंट साइन करा है और उसी के बाद जो चाइना है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लग गया इस रीजन के अराउंड। इसका ये मतलब है कि वो एक तरह से धमकी भी दे रहा था कि देखो हमने अग्रीमेंट तो साइन कर लिया है बट हम वॉर के लिए भी रेडी है, जबकि इंडिया और भूटान हमारा पर्सपेक्टिव वॉर का ऐसा कुछ था नहीं। फिर एक और प्रॉब्लम आती है कि 2020 में ये जो मैंने अभी बात करी ना, देपसांग डेमचौक इन एरियाज में यहाँ पे फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, ये चालू कहाँ से हुआ? ये चालू 2020 के अराउंड से होता है। जब कोविड-19 फैला हुआ था तब चाइना इस पूरे एलएसी के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। पोंगोंग सो लेक जो है यहाँ पे इंडियन और चाइनीज सैनिक थोड़े से एक दूसरे की जो पोजीशंस हैं उनको ले रहे थे। गलवान वैली में तो डायरेक्टली हाथापाई हुई और जो हॉट स्प्रिंग्स है यहाँ पे भी हाथापाई हुई। देपसांग प्लेन और देमचौक में भी दोनों ने फेस टू फेस एक दूसरे को मेजर किया। सो ये जो टेंशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 2020 में। और क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि चाइना धीरे धीरे करते करते मतलब उसने इंडिया का जो अक्साई चिन रीजन है वो अभी इलीगली ऑक्यूपाई कर तो रखा है ही, उसके बाद वो धीरे धीरे करते करते इंडिया की टेरिटरी में और ज़्यादा आ रहा था। और आने का मतलब ये कि जो चाइना के जो सोल्जर्स हैं ना वो धीरे धीरे अपनी जो पोस्ट है वो इंडिया के साइड शिफ्ट करते रहते हैं, बहुत ही धीरे कि पता भी नहीं चलेगा। और सैटेलाइट इमेजेस जब एक दो महीने की देखी जाएंगी तभी पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा वो अंदर मूव हो चुके हैं। तो फिर इंडियन सोल्जर्स को भी उनको रोकना पड़ा वहाँ पे जाके, और इसके कारण ये फेस टू फेस होता है, फेस ऑफ होता है, जिसके कारण और ज़्यादा वायलेंस वहाँ पे हमें देखने को मिला था। सो ये चीज़ें 2020 के अंदर हुई थी जब चाइना चला करके इंडिया को एग्रीवेट कर रहा था एक तरह से। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि देखो 2017 में हमने एग्रीमेंट करा डोकलाम का, फिर चाइना वहीं डोकलाम में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लग गया। 2020 में चाइना रैंडमली इंडिया के अंदर जो एलएसी है उसको क्रॉस करके आने लगा। तो ऐसा क्यों? वाई वॉज चाइना डूइंग दिस? तो इसकी 3 थ्योरीज बताई है ऑथर ने। उन्होंने बोला है एक थ्योरी ये है कि ये चाइना की एक बहुत ही लार्जर पॉलिसी का पार्ट है। तो चाइना का जो अभी करंट रिजीम है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो चाइना की जो पास्ट ग्लोरी है उसको रिवाइव करने में लगी है। अब ये पास्ट ग्लोरी क्या है, इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये भी है कि हिस्टोरिकली इतना इनका जितना भी लैंड एरिया था वो पूरा लैंड एरिया चाइना अब अपने अंदर लाना चाहता है। बट प्रॉब्लम ये है कि चाइना कभी एक सिंगल कंट्री नहीं था एंड बहुत सारे किंगडम्स की बहुत सारी लैंड थी बहुत दूर दूर तक। तो और ये जो लैंड्स थी, ये जो पूरा ज़मीन थी, ये पूरा एरिया जो था ये हज़ारों साल पहले था, अब नहीं था। ऐसा नहीं था कि 200-300 साल पहले ही था, नहीं, ये चीज़ें हज़ारों साल पहले हुआ करती थी। तो चाइना इन सबको क्लेम करता है और वो ये भी क्लेम करता है कि पूरा तिब्बत रीजन उसका है। ठीक है, वो चाइना ये मानता है एंड वो ये मानता है कि जो लद्दाख वाला रीजन है वो तिब्बत के अंदर आता है और जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है, तब चाइना मानता है कि पूरा तिब्बत उसका है। और वो ये भी मानता है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हैं ये भी तिब्बत के अंदर आते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पे एक बहुत बड़ा क्लेम करते हैं। और यहीं पे नहीं रुकते, वो जापान पे भी बहुत बड़ा क्लेम करते हैं। ताइवान पे भी चाइना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। जो पूरा साउथ चाइना सी है वो तो वाटर बॉडी है ना, चाइना क्लेम करता है वो पूरी वाटर बॉडी उसकी है। ये भी बहुत ही ज़्यादा आउटरेजियस और इम्प्रैक्टिकल, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है ये क्लेम चाइना का। तो चाइना ना अपनी लार्जर पॉलिसी में ये कर रहा है, तो वो ताइवान को भी परेशान कर रहा है। वो साउथ चाइना सी में एक्टिव है। तो भूटान में डोकलाम पे उसने डोकलाम के अराउंड उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चालू कर दिया। जापान में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। सो ये चाइना की लार्जर पॉलिसी है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनिज्म। चाइना एक्सपैंड करना चाहता है हर डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो चाइना के ऐसे एक्शंस होते हैं कि रैंडमली वो अग्रेसिव हो जाता है या रैंडमली वो जो अग्रीमेंट साइन करे हैं उनको बाईपास कर देता है। वो एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि इवन दो जो अगर आप इंडिया के मैप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो इंडिया के मैप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इंडिया के मैप में इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे पास 2 बॉर्डर्स हैं। एक हमारे नॉर्थ में बॉर्डर है और एक हमारी साउथ में बॉर्डर है। तो इवन दो और जो चाइना है वो दोनों बॉर्डर से कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया को सबड्यू कर सके। बट एनीवे, ये जो साउथ में बॉर्डर है ना, ये कैसी बॉर्डर है? ये है मैरीटाइम बॉर्डर, मतलब पानी की बॉर्डर है एक तरह से। तो इंडिया और यूएस
बहुत सारे तरीकों से, जैसे एक क्वाड हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट हो गया। इन सब से तो इंडिया और यूएस ने इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो मैरीटाइम बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसको तो बहुत इंप्रूव कर लिया। लेकिन चाइना ना अभी भी हमारे जो कॉन्टिनेंटल बॉर्डर है चाइना से, जो लैंड बॉर्डर है ना इस एरिया में चाइना से हिमालय के पास, वो तो अभी भी एग्जिस्ट करती है और वो काफ़ी एक्सपोज्ड भी है। तो ये जो चाइना बार बार अपने एग्रीमेंट से मुकर जाता है, वो एक रिमाइंडर है कि इवन दो यूएस के साथ मिलकर हमने हमारी इंडो पैसिफिक जो बाउंड्री है उसको इम्प्रूव तो कर लिया, लेकिन जो हमारी कॉन्टिनेंटल लैंड बाउंड्री है चाइना के साथ, वो अभी भी काफ़ी वल्नरेबल है, ठीक है। एंड एक और क्या चीज़ है कि दिस रिलेट्स टू द चाइनीज पुश बैक अगेंस्ट द इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इंडिया। और देखो इंडिया भी बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है, स्पेशली आप बहुत न्यूज़ सुनते होंगे कि जो BRO है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत सारी उन्होंने रोड्स बनाई है इंडिया की बॉर्डर के इलाकों में। तो ये भी एक पुशबैक भी चाइना का है, जब जब BRO भी बॉर्डर बनाता है। बट द थिंग इज कि BRO को इतनी अग्रेसिवली बॉर्डर बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं, या इंफ्रास्ट्रक्चर या सड़कें बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं बॉर्डर इलाकों में, अगर चाइना भी वो चीज़ नहीं कर रहा होता, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे मेंशन है जो आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पे। तो पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी क्लाइमेट चेंज वाली, अब हम पढ़ रहे हैं एडिटोरियल। तो इसमें भी सिमिलर चीज़ों पे बात की गई है और यहाँ पे लिखा है कि कैसे क्लाइमेट चेंज की अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें किन किन चीज़ों पे मेजर डिमांड है और किन चीज़ों पे मेजर डिस्कशन होने वाला है। तो मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगी। देखो बोला ये जा रहा है कि हर कॉप में, हर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में कोई ना कोई नई चीज़ होती है और किसी बड़े मुद्दे पे बात होती है। ये जो COP29 है, जो कि अज़रबैजान की बाकू में हो रही है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा डिस्कस होगा और वो है क्लाइमेट फाइनेंस का, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है? क्लाइमेट फाइनेंस बेसिकली एक ज़रिया है, जो मैंने आपको अभी लेक्चर के कुछ पिछले न्यूज़ में ही बताया था, जिसके थ्रू जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो प्रॉमिस करती हैं एंड प्रोवाइड करती हैं फाइनेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। और ऐसा क्यों है, इसका भी रीज़न बताया था मैंने, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ही जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग है, इसके सीड्स सोए हैं। इन्होंने ही फॉसिल फ्यूल इतना ज़्यादा बर्न करके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को इजाद दी है। तो आज जब डेवलपिंग कंट्रीज का टाइम है ग्रो करने का, तो डेवलप्ड कंट्रीज हमें बोल रही है कि देखो, अगर तुम डेवलप हो गए तो क्लाइमेट चेंज और बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है कि क्लाइमेट चेंज अभी हो रहा है, हाँ, लेकिन हम कंट्रीब्यूट ना कर रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों हो। और इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज प्रॉमिस करती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड क्लाइमेट फाइनेंस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस के बहुत तरीके हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट। अब इस सिस्टम को भी मैं बताता हूँ। देखो, वर्ल्ड में जितने भी कंपनीज हैं या जितने भी कंट्रीज हैं, वो चाहती हैं कि वो कम से कम कार्बन का एमिशन करें। तो बहुत सारी कंट्रीज ने क्या कर रखा है, एक ऐसे नॉर्म्स ला रखे हैं, ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बना रखी हैं कि जो कंपनीज हैं उनकी कंट्रीज के अंदर वो कुछ लिमिट तक ही कार्बन को एमिट कर सकती है। मान लेते हैं ये है कंपनी, ये है एक कंपनी 1 और ये है कंपनी 2, ठीक है। और एक लिमिट बना दी है इस कंट्री के अंदर कि 10 10 CO2 टन्स, मतलब 10 टन जो CO2 है, इतना ही आप कार्बन एमिट कर पाओगे, इतना ही CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट कर पाओगे। उसके ऊपर आप कार्बन एमिट नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आप पे कोई कार्बन टैक्स लग जाएगा, ठीक है, आप पे कोई कार्बन टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर आपने इस 10 नंबर से कम किया तो हम आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी देंगे, ठीक है, रिवॉर्ड भी देंगे। और इस रिवॉर्ड में क्या होगा, ये एक तरह से एक सर्टिफिकेट होगा। इस सर्टिफिकेट को ही बोला जाएगा कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का मतलब यही है सिंपली कि जिस कंपनी ने कम एमिशन किया, तो वो जितना उसने कम एमिशन किया है उतना उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा ऑफ अप्रिसिएशन कि भाई अच्छा किया तुमने, कर दिया। और वो जो सर्टिफिकेट है उसको बोला जाएगा कार्बन क्रेडिट। लेकिन ये जो कार्बन क्रेडिट है ना, ये सिर्फ यहाँ तक यूज़फुल नहीं है, इसका और भी ज़्यादा यूज़ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो कंपनी 1 है C1, मान लेते हैं ये लिमिट है, ये है 10 की लिमिट। जो कंपनी 1 है उसने कार्बन एमिट कर लिया 12 टन, ठीक है। और जो कंपनी 2 है उसने कार्बन एमिट करा था 8, ठीक है। तो अब ये एक सिनेरियो मान लेते हैं।
देखो जो कंपनी 2 है उसने क्या करा है, 2 यूनिट कम, -2, 2 यूनिट कम एमिशन किया है। तो इसको गवर्नमेंट क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट दे देगी अप्रिसिएशन का कि भाई अच्छी बात है, तुमने लिमिट से 2 यूनिट कम करा है। इसी को हम बोल देंगे कार्बन क्रेडिट। लेकिन ये जो दूसरी कंपनी है, इसने क्या करा, इसने 2 यूनिट एडिशनल +2 एमिट कर दिया। अब ये डर रही है, ये डर रही है कि भाई मैंने तो 2 यूनिट एक्स्ट्रा कर दिया, गवर्नमेंट तो मुझ पे कोई कार्बन टैक्स लगा देगी और हो सकता है कोई और भी पेनल्टी लगा दे। तो ये क्या बोलेगी, ये सोचेगी कि क्यों ना मैं अपना ये जो एमिशन है ना, इसको ऑफसेट कर दूं। ऑफसेट मतलब कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट कर लूं इसको। अब एडजस्ट कैसे करेगी, बहुत ही सिंपल तरीकों में वो ये क्या बोलेगी, कंपनी 1 कंपनी 2 से पूछेगी कि देखो जो आपको ये -2 का कार्बन क्रेडिट मिला है ना, ये मुझे तुम सेल कर दो, ये तुम मुझे बेच दो, ताकि जब गवर्नमेंट मेरे रिकॉर्ड्स चेक करने आएगी, कंपनी 1 के रिकॉर्ड्स में क्या होगा, 12 टन कार्बन एमिट हुई है प्लस -2 कार्बन का एक कार्बन क्रेडिट, इनको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और लिमिट 10 ही तो है। तो अब कंपनी 1 पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक तरह से कंपनी 1 ने क्या करा, अपना जो कार्बन एमिशन था उसको ऑफसेट कर दिया। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, अल्टीमेटली जो पूरा सिस्टम है उसमें फायदा ये हुआ कि एक तो कंपनी 1 पेनल्टी से बच जाती है और फ्यूचर में उसको ध्यान रहेगा कि वो एमिट कम करे। दूसरी चीज, जो कंपनी 2 है उसको पहले तो गवर्नमेंट ने तो उसको सिर्फ सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन जो उसने 2 यूनिट बचाई है ना कंपनी 2 ने, उसके लिए कंपनी 1 ने उसको पैसे भी तो दे दिए। तो एक तरह से फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया कि कंपनी जितना ज्यादा कार्बन कम एमिट करेगी, एक तरह से उसी के इक्विवेलेंट उसको पैसे भी मिल जाएंगे। और इन्हीं पैसों को वो यूज करके, ये जो पैसे हैं जिस पैसे से ये कार्बन क्रेडिट खरीदा है कंपनी 1 ने, इसी पैसों को यूज करके कंपनी 2 फ्यूचर में और ज्यादा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट भी कर पाएगी। तो ये एक पूरा सिस्टम है। और ये जो पूरा ये जो पूरी बेची जा रही है ये कार्बन क्रेडिट, ये होती है एक कार्बन मार्केट में। कार्बन मार्केट कोई ऐसे अलग से जगह नहीं है, ये बस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कार्बन को बेचा या खरीदा जा सकता है। सॉरी, नॉट कार्बन, कार्बन क्रेडिट को बेचा या खरीदा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने 2 ही कंपनी लिखी है, ऐसी हज़ारों कंपनी है, कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को जानती नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ से कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है। तो वो इसलिए कार्बन मार्केट बनाया गया है जहाँ पे वो कार्बन क्रेडिट को खरीद पाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे सिस्टम में। आई होप कि ये सिस्टम आपको समझ में आ गया हो कि कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या है, कार्बन मार्केट क्या है, कार्बन ऑफ सेटिंग क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, इन पे प्रीलिम्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहली बात, आप काउंट कैसे कर रहे हो, आप काउंट कैसे कर रहे हो कि कार्बन कितना एमिट हुआ है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखो जो कंपनी 1 है, क्या आपको लगता है कि कोई भी कंपनी बहुत आसानी से रेडी हो जाएगी पैसे देके कार्बन क्रेडिट खरीदने में। देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। तो क्या कंपनी 1 पहले कुछ और सोल्यूशन नहीं ढूंढेगी। एक सोल्यूशन हो सकता है कि ये आप ये देखो कि हमें कैसे पता कि कंपनी 1 ने 12 टन ही कार्बन एमिट किया है। तो ये क्या करेगी, जो कार्बन एमिशन के सोर्सेज है ना, उनको कैसे ना कैसे करके छुपा लेगी, हाइड कर लेगी, कैसे ना कैसे करके छुपा लेगी और अपने रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाएगी कि भाई हमने इतना एमिट करा है। और बहुत सारे ऐसे कार्बन एमिशन होते होंगे इस कंपनी के अंदर जो ये काउंट भी नहीं करेगी चलाकर, और अल्टीमेटली 1 साल बाद आएगा कि भाई हमने तो 10 टन ही कार्बन एमिट करा है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी चीज, जो कंपनी C2 है, अब आप ये देखो, कंपनी C2 ने 2 यूनिट बचाए तो उसको बहुत सारे पैसे मिले कंपनी C1 से। लेकिन कंपनी C2 क्या सोचेगी अगले साल, अरे क्यों ना मैं भी कुछ मैं भी क्यों ना कुछ करप्शन करके या कुछ चीटिंग करके मैं ना -2 को -4 दिखा दूं अपने रिकॉर्ड्स में। तो कंपनी 2 ना बढ़ चढ़ के बताएगी कि भाई मैंने तो इस यूनिट से इतना सारा कार्बन सेव करा है, मैंने इतना सारा कार्बन कैप्चर कर लिया। तो मतलब रैंडमली कोई भी नंबर वो अपने रिकॉर्ड्स में शो कर देगी, ताकि उसको जो कार्बन क्रेडिट मिलेंगे, अब उसे -2 नहीं, -4 उसको कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन क्रेडिट मिल गए जिससे वो और पैसा कमा सकती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है एनवायरनमेंट के नाम पे, और इसी को बोला जाता है ग्रीन वॉशिंग। क्योंकि मीडिया में तो नाम हो गया ना कि भाई जो कंपनी 2 है, पिछले साल इसने सिर्फ 2 टन कार्बन को कम किया था, इस साल तो इसने 4 टन कार्बन को कम कर दिया। तो इसकी तो बड़ी वाहवाही हो गई मीडिया के अंदर। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो ग्राउंड पे तो इसने कोई बदलाव ही नहीं किया, इसने तो अपने बस रिकॉर्ड्स को चेंज कर दिया।
और बढ़ चढ़ के अपना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को, कार्बन कैप्चर को दिखाया है, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा था नहीं। तो इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। एनवायरनमेंट के नाम पे बिना कुछ एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करे अपनी इमेज इंप्रूव करना और उसके बेनिफिट्स लेना। तो कंपनी वन और कंपनी टू इन दोनों केसेस में ग्रीन वॉशिंग कर रही है, तो इसको रोकना ज़रूरी होता है। और अभी का जो कार्बन मार्केट है और जो कार्बन क्रेडिट का सिस्टम है, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऑथर यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो COP29 है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, हमें इन्हीं प्रॉब्लम्स को रोकना है। सिंपल। तो जो यहाँ पे लिखा है ना वो मैं आपको सब समझा चुका हूँ। एक बार देख लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है या नहीं। तो यहाँ पे कार्बन क्रेडिट फ्रेमवर्क पे और ज़्यादा फोकस होगा। एंड जो इंडिया है फॉर एग्जांपल, उसने 2023 में अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनको अपडेट भी कर लिया था। मैंने आपको क्या कहा था कि 2015 में जो COP21 थी पेरिस के अंदर, वहाँ पे हर कंट्री ने NDC डिक्लेयर करे थे, इंडिया ने भी करे थे। तो इंडिया ने भी 2023 के अंदर कुछ ना कुछ एडिशन और कर लिए। जो हमने 2015 में अनाउंस करे थे ना, उसमें 2-3 चीज़ें हमने और ऐड करी थी और कुछ चीज़ों को चेंज भी करा था। इसमें से एक चीज़ थी कि हम हमारे कंट्री के अंदर ही एक डोमेस्टिक कार्बन मार्केट भी तैयार करेंगे और क्लाइमेट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात थी, ठीक है। और जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है हमारे कंट्री के अंदर, उसको हमने 2022 में अमेंड भी किया था, और जिसमें हमने कार्बन क्रेडिट की जो ट्रेडिंग स्कीम है उसको एक स्टैट्यूटरी मैंडेट दे दिया। मतलब हमने उसको एक लीगल बैकिंग दे दी। लीगल बैकिंग मतलब जब हमने एक लॉ ही बना दिया कार्बन मार्केट के लिए, तो कार्बन मार्केट के पास एक लीगल बैकिंग हो गई। ये बहुत अच्छी बात थी। एंड इसके थ्रू जो इंडिया है उसका एम है कि हम हमारे क्लाइमेट कमिटमेंट्स जो हमने पेरिस अग्रीमेंट में करे थे उनको पूरा करेंगे, ठीक है। और जो पूरा कार्बन मार्केट है, इसके हार्ट में क्या है? इंटेग्रिटी ऑफ द कार्बन क्रेडिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कार्बन क्रेडिट खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे कार्बन मार्केट पे, लेकिन ये क्या कार्बन क्रेडिट ऑनेस्ट है या नहीं, इनकी इंटेग्रिटी सही है या नहीं, इसी पे पूरा क्वेश्चन है ना। क्योंकि अभी हो क्या रहा है वो पूरा सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है। तो वही ये चीज़ें बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ही इनएडिक्वेट है। और ये जो वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स हैं, ये VCM इसको बोला जाता है कार्बन मार्केट को। यहाँ पे जो कार्बन क्रेडिट्स हैं और जो प्रोजेक्ट बेनिफिट्स लिए जा रहे हैं वो ओवर एस्टिमेटेड हैं और ओवर स्टेटमेंट्स हैं। मतलब वही है ना, जो कंपनी वन है वो बोलेगी कि भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर कर लिया और ये कार्बन को एमिट कम करा है मैंने, इसलिए जो 10 है मैं वहाँ पे आ गया। और जो कंपनी 2 है वो बोल रही है कि मैंने भी इस बार एमिशन बहुत ज़्यादा कम कर लिया और -2 नहीं, मैं तो -4 कार्बन एमिट करता हूँ। बट ऐसा नहीं है, ये सब ओवर स्टेटमेंट्स हैं और ये कुछ इन्वेस्टिगेशन से पता चला है। इंडिया का जो कार्बन मार्केट है हमारा, हमें इसमें क्या वही इंप्रूवमेंट करनी है। जो पेरिस अग्रीमेंट था ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स थे। इसमें से जो 6th आर्टिकल था ना, वो कार्बन मार्केट की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट एक डिटेल है क्योंकि ऐसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाते हैं कि आर्टिकल 6 अभी न्यूज़ में था पेरिस अग्रीमेंट का, वो किस वजह से न्यूज़ में था। ऑब्वियसली वो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कार्बन मार्केट की ही वो बात करता है। आर्टिकल 6.2 जो है पेरिस अग्रीमेंट का, वो फैसिलिटेट करता है कंट्रीज इन अचीविंग देयर क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स थ्रू इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स एंड मेकिंग द कंप्लायंस अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट नेशन। मतलब जो 6.2 है आर्टिकल, इसी का जो सब क्लॉज 2 होगा, वो हेल्प करता है कंट्रीज़ को, कंपनीज़ को अपने क्लाइमेट क्लाइमेट एंड कार्बन एमिशन टारगेट को पूरा करने में। और इसमें वो क्या प्रोवाइड करता है? इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स। ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये टर्म लिख दिया जाएगा वहाँ पे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा कि ITMO, इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम, ये अभी न्यूज़ में था ये टर्म, ये बताओ किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? ये कार्बन मार्केट से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 की रूल बुक, ये अभी COP26 में ही फाइनलाइज हुई थी। अभी क्या चल रहा है? COP29। COP15 में जो पेरिस डील है उसके अंदर आर्टिकल 6 आता है, और COP26 में ये जो आर्टिकल 6 है ना, इसके और रूल्स आते हैं जिसको बोला गया रूल बुक। तो आर्टिकल 6 आ तो 2015 में ही गया COP21 में, लेकिन COP26 में आके, जो कि ग्लासगो में हुई थी स्कॉटलैंड के अंदर, वहाँ पे जाके पहली बार आर्टिकल 6 के रूल्स डिफाइन हुए थे। ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। कैन AMU फाइनली क्लेम अ माइनॉरिटी स्टेटस? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आई थिंक पिछले एक द हिंदू सेशन में भी मैंने इसको डिस्कस करा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये
कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन से डील करती है, इसलिए इसको समझना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं यहाँ पे बात क्या हो रही है। बात यहाँ पे हो रही है कि देखो 1875 में एक पर्सनैलिटी थे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने फाउंडेशन की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। इसका पहले नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये इसका एक नेम था। इनका एम क्या था सर सैयद अहमद खान का? वैसे तो आप इनके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो वहाँ पे आप इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हो। तो इन्होंने क्या किया था, इनका एम ये था कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में उनको रिफॉर्म करना और एजुकेशन देना और वेस्टर्न एजुकेशन देना। मतलब वेस्टर्न एजुकेशन रिप्लेस नहीं करेगी इंडियन या फिर रिलीजियस एजुकेशन को, वो उसके साथ चलेगी। ठीक है, ये इनका एम था। और ओवरऑल जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको मॉडर्नाइज करना इनका एम था। और इसी के लिए इन्होंने ये एक कॉलेज बनाया था अलीगढ़ के अंदर। अब इसके बाद क्वेश्चन ये होता है कि इसका इसको किस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि 2020 में एक एक्ट आया था, तब ब्रिटिश ही थे, वो एक एक्ट लाए थे जिसके थ्रू एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। स्टैट्यूटरी मतलब इसको एक लीगल स्टेटस मिल गया, कोई लॉ है जो इसको एक बैकिंग देता है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर जो इस एक्ट के अंदर सेक्शन 23 है वो ये बोल रहा है कि ओनली मुस्लिम्स वर द मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज गवर्निंग बॉडी। ये सेक्शन 23 में लिखा था। अभी सेक्शन 23 का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और ये पॉइंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट समझने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, तो क्या इस एएमयू को आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। क्योंकि 1951 के अंदर ये जो बोला गया था ना कि जो एएमयू है इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसमें सिर्फ मुस्लिम हो सकते हैं, ये 1951 में इस पर्टिकुलर चीज़ को अबॉलिश कर दिया गया और जो एएमयू की गवर्निंग बॉडी है उसको एक सेक्युलर बॉडी बना दिया गया। राइट, तो अब क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, जो इनकी गवर्निंग बॉडी है वो एक सेक्युलर बॉडी हो जाती है, लेकिन क्या एज अ यूनिवर्सिटी एएमयू को हम माइनॉरिटी स्टेटस दे सकते हैं? अब इससे बहुत बड़े क्वेश्चन हो रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि देखो एएमयू में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन नहीं मिलेगी, वहाँ पे मेडिसिन की एजुकेशन है, इंजीनियरिंग की भी कुछ हद तक एजुकेशन है, बहुत सारे जो साइंस स्ट्रीम्स हैं वो भी वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। सो द थिंग इज़ कि एएमयू में हर तरह की एजुकेशन मिल रही है। तो क्या एएमयू में क्योंकि सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन नहीं मिल रही और सेक्युलर एजुकेशन भी मिल रही है, तो क्या इसका माइनॉरिटी स्टेटस छीन लिया जाना चाहिए? ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, जिसमें से एक केस था अजीज़ बाशा केस। इसका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए, जिसमें ये बोला गया था कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देना चाहिए एएमयू को, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी जो रिसेंटली जजमेंट आया है 2024 के अंदर, उसमें ये मेंशन है कि आर्टिकल 30 के अंदर प्रोटेक्टेड है दैट एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। और वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज इस इंस्टीट्यूशन में और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ओरिजिन एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड अब इसमें थोड़ी सी और चीज़ें हैं। ये जो अभी जजमेंट आया है ये 4-3 मेजोरिटीज आया है, तो 7 जज बेंच थी। ये बहुत ही बड़ी बेंच होती है बाय द वे, 7 जज बेंच थी। एंड यहाँ पे 4-3 मेजोरिटी वर्डिक्ट से सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा कि एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस दिया जाता है। तो ये दिया किसके अंदर जाता है? ये दिया जाता है आर्टिकल 30 के अंदर। और आर्टिकल 30 का जो क्लॉज फर्स्ट है वो ये बोलता है कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना के उनको मैनेज कर पाए। सेम आर्टिकल का जो क्लॉज सेकंड है वो ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट है, देखो हमारी कंट्री में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मतलब वो लोग जो कि ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि मेजॉरिटी लोग नहीं बोलते, वो अगर अपना इंस्टीट्यूशन बनाना चाहे या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अपना इंस्टीट्यूशन बनाना चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो गवर्नमेंट उनको बनाने देगी और उनको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फ्रीडम देगी फंक्शनिंग के लिए। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी किसी मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। देन आर्टिकल 15(5) जो है ये लाइक आर्टिकल 15 क्या बात करता है? आर्टिकल 15 और 16 बेसिकली बात करते हैं कि कैसे रिजर्वेशन दी जानी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो है वो इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को
जो कि आर्टिकल 30 के अंदर हैं, उनको ही एग्जेम्प्ट करता है, उनको फ्रीडम देता है कि अगर वो चाहे तो वो SC ST को भी रिजर्वेशन ना दे। तो ये देख सकते हो आप, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास कुछ ज़्यादा फ्रीडम है, ऑटोनॉमी है अपने खुद के करिकुलम को चुनने की, किन लोगों को उनको लेना है उनको चुनने की। इनफैक्ट वो 50% तक अपनी सीट्स खुद की कम्युनिटी के मेंबर्स को इंक्लूड करने के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो बहुत बेनिफिट्स भी हैं और कुछ ऑटोनॉमी भी मिलती है जब भी किसी इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी स्टेटस का टैग मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये भी केस आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ये बोला गया था कि ये माइनॉरिटी आप कैलकुलेट कैसे करोगे। पाई फाउंडेशन केस में ये बोला गया कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है ये डिटरमाइन किया जाएगा कि किसी स्टेट के अंदर वो माइनॉरिटी है या नहीं, ना कि वो नेशनल पॉपुलेशन में माइनॉरिटी है या नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। इन सब पे क्वेश्चंस बनेंगे प्रीलिम्स और मेंस में, और मैं सरप्राइज नहीं हूँगा अगर अगले साल ही प्रीलिम्स में वो आर्टिकल 30 या फिर आर्टिकल 29 पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ पे। फॉर फार्मर्स डेली परसूट ऑफ स्कार्स DAP इन सोइंग सीजन। सो DAP जो है, DAP क्या है? DAP है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जिसकी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर DAP इंडिया, ये टाइप का जो फर्टिलाइज़र है ये हम इंपोर्ट ही करते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा हमें कमी देखने को मिल रही है। और क्या है, अब नवंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर के अंदर वीट को बोया जाता है, सो करा जाता है, और इस फर्टिलाइज़र की कमी है तो फार्मर के पास और ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं और वो फोर्स्ड है फार्मर्स कि वो दूसरे कोई रैंडम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें, क्योंकि जो DAP की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही। ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक फिनोमेना अभी एग्जिस्ट करता है। एंड इसका बड़ा रीज़न बताया जा रहा है कि क्योंकि DAP एक्चुअली जब वो बनता है तब वो आता है रेड सी के रूट के थ्रू। रेड सी का रूट क्या है, जो कि अ, ये सऊदी अरेबिया है और यहाँ पे अफ्रीका चालू हो जाता है, इसके यहाँ पे है सऊदी अरेबिया और यहाँ पे है एशिया। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे ईरान है। तो ये जो रीजन है ये है पर्शियन गल्फ, और ये जो रीजन है ये है रेड सी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रबल्स वैसे रहती हैं, और इस एरिया में जो इज़राइल पैलेस्टीन वॉर अभी चल रहा है उसके कारण भी जो रेड सी का जो रूट है, पर्शियन गल्फ का जो रूट है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टेंशन्स है और इनसिक्योरिटी है एंड वल्नरेबिलिटी है, जिसके कारण जो DOP है वो यहाँ से इम्पोर्ट होके नहीं आ पा रहा है। तो फिलहाल ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपको ध्यान रखनी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।